हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज से 10 दिन पहले मैंने 28 दिसंबर 2025 को जो पेड वीडियो बनाया था उसको मैंने सार्वजनिक किया। और उस पेड वीडियो को देख के आप में से कई सारे दर्शकों ने मुझे फोन किया, मैसेज किया और रिक्वेस्ट किया कि आपने जिन गेस्ट को बुलाया था उन गेस्ट को फिर से बुलाइए और एक बार फिर से, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां 2026 में बदल गई हैं, तो नई बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से जो है मार्केट का एनालिसिस फिर से उनसे करने के लिए लगाइए और पूछिए कि कहां पे निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए। तो आज से बढ़िया और उत्तम दिन कोई और हो नहीं सकता था। आज बंगाली न्यू ईयर है। तो प्राप्ति जी, सबसे पहले तो आपको शुभ नव वर्षों। और आपको दर्शकों के डिमांड पे हमने बुलाया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि 2026 का अब अप्रैल ऑनवर्ड जो है ये कैसा रहने वाला है फॉर गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, यानी जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं ये आगे आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। आपने 28 दिसंबर को जो प्रिडिक्शन किया था उसके हिसाब से आपने बताया था कि ये साल मेटल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खासतौर पे प्रीशियस मेटल्स के लिए। साथ ही आप नॉन फेरस मेटल जैसे कि कॉपर, अल्मुनियम हुआ, इस पे भी आपने कहा था कि आप काफी बुलिश हैं। और आपने कहा था कि ये साल स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब मैं आपको फिर से रिविजिट कराना, मतलब मैं चाहता हूं कि आप रिविजिट करें अपने प्रेडिक्शंस को और बताएं कि आगे आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। जी प्राप्ति जी। राजीव जी, आपके सभी दर्शकों को शुभ नव वर्षों। आशा है आपका ये जो साल है अभी से जो चलने वाला है वो अच्छा हो। आपके सवाल के हिसाब से मैं जवाब देती हूँ और ये मेरा जवाब टोटली एस्ट्रोलॉजिकल है, बेस्ड ऑन चाइनीज मेटाफिजिक्स। मैंने आपको जब प्रेडिक्ट किया था कि इस साल स्टॉक मार्केट्स अंडर स्ट्रेस रहेंगे, मेटल्स जो है वो उन पे मैं बुलिश थी। और दूसरा मैंने ये भी आगाह किया था कि वेल्थ एनर्जी इस साल गायब है। इस साल पूरे मतलब साल के चार्ट में वेल्थ एनर्जी नहीं है, दैट इज वाटर। आज हम अप्रैल के महीने में बैठे हैं, विच इज द ड्रैगन मंथ। चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से दिस इज कॉल्ड द ड्रैगन मंथ, जो कि वाटर, जिसका एलिमेंट होता है वाटर। इट इज अ पार्ट ऑफ द वाटर फॉर्मेशन। इसलिए इस महीने आपको थोड़ा बहुत वेल्थ जो है बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक मार्केट भी थोड़ा बहुत अच्छा, या ये कह लीजिए कि लोग थोड़ा पैसा बना पा रहे हैं, मार्केट में थोड़ी जॉब्स निकलनी शुरू हुई है। पर ये ट्रांजिशनरी है। ये इससे ये नहीं मतलब ये नहीं है कि ये पूरे ईयर के ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है। पूरे साल में स्टॉक मार्केट अंडर स्ट्रेस ही रहने वाला है। कुछ कुछ महीने ऐसे आएंगे जिसमें वो स्ट्रेस थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा, पैसा बनने की थोड़ी बहुत नौबत है। वन ऑफ द मंथ्स इज अप्रैल। मई पर अगर हम आएंगे तो मई में पैसा थोड़ा सूखने लगेगा, आपको कमी, मतलब ये जो मोमेंटम है इस महीने का, जिस तरीके का मोमेंटम है वो आपको कम होता हुआ दिख जाएगा। एंड जून जुलाई आर गोइंग टू बी वेरी टफ। जून जुलाई में मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने वाला है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा नीचे आए। तो मैंने हमेशा इस साल के बारे में यही कहा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए। जहां पे भी आप श्योर हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में या लॉन्ग टर्म सोच के कर रहे हैं तो वो कीजिए। शॉर्ट टर्म में, इनफैक्ट मेटल्स के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगी कि इन द लॉन्ग रन मैं बुलिश हूं, पर ये उतार चढ़ाव आता रहेगा। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए कि जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है तब पैनिक में हम खरीदे कि अरे आई हैव मिस द बस। कभी ना कभी नीचे आएगा, जब ये नीचे आता है मुझे बहुत खुशी होती है, मैं फिर खरीद लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है। ये यहाँ से बहुत ऊपर जाने वाला है। ये मेरा प्रेडिक्शन है। आप इस पे भले ही विश्वास ना करें, पर जब बहुत ऊपर गया हुआ हो तब पैनिक में बाय मत कीजिए। जब बहुत नीचे आ रहा हो, जब नीचे लुढ़क रहा हो, तब पैनिक में सेल मत कीजिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का व्यू है। तो ये 3 महीने तो मोर और लेस मैंने आपको बता दिया कि ये इसी तरीके से अनसर्टेनिटी आपका मई से जो धीरे धीरे होना शुरू रहेगा, जून जुलाई में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दैट इज माई पर्सपेक्टिव।
प्राप्ति जी, आप जब आई थी दिसंबर 28 को, तो आपने जो प्रिडिक्शन दिया था, मैं थोड़ा सा दर्शकों के सामने उस चीज को फिर रखना चाहूंगा। 31 दिसंबर 2025 को दोस्तों सिल्वर जो था वो $71 पर आउंस के आसपास, $71.5 पर आउंस पे क्लोज हुआ। आज सिल्वर $78.69 पर आउंस है, यानी आज भी 10% अप है, जो दिसंबर में जब प्राप्ति जी ने कहा था तब, यानी 3 महीने में 10% लगभग अप है। गोल्ड उस टाइम में था 31 दिसंबर को क्लोज हुआ था $4,339 पर आउंस, और आज गोल्ड है $4,800 पर आउंस। तो ये भी 10% अप है 31 दिसंबर से लेके अभी तक के बीच में। और निफ्टी 26,100 के पार था, आज निफ्टी 24,230 पे आ गया है। तो निफ्टी ऊपर से नीचे आया है लगभग 7 से 8%। तो अभी तक प्राप्ति जी ने जो कहा वो प्रिडिक्शंस तो सही हुए। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि दिसंबर 28 को प्राप्ति जी ने प्रिडिक्ट किया था, और जनवरी के ही पहले महीने में जबरदस्त रूप से हमने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, अल्मुनियम सभी चीजों में उछाल देखी। और फिर उसके बाद से गिरा, इसलिए काफी दर्शकों को लगता है कि भाई ये तो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ऊपर जाएगा, ये नीचे आ गया है। परंतु जब प्रिडिक्ट किया था तब से अभी तक के भी प्राइसेस, आज के प्राइसेस अगर हम देखें तो 10% अप ही है। तो ये तो हुई बात इनके प्रिडिक्शंस की। मैं ये समझना चाहता हूं कि आपने उस टाइम में एक चीज ये भी कही थी कि लॉन्ग टर्म में मेटल्स जो है वो अगला रियल स्टेट होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को जरा खुल के समझाएं कि आपका इसके पीछे क्या लॉजिक है। आप जैसे 2004 से 24 के बीच में रियल स्टेट ने मैसिव रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेटल्स जो है वो भी इन्वेस्टर्स को इतना अच्छा रिटर्न देंगे, और मेटल्स में भी कौन से मेटल्स पे आप सबसे ज्यादा बुलिश हैं? तो राजीव जी, अगेन एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल पर्सपेक्टिव और जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आप खुद ही जानते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से वी हैव एंटर्ड पीरियड 9 फ्रॉम 2024। ये 20 साल का पीरियड होता है, और इसका जो एनर्जी सिग्नेचर है दैट इज फायर। इसलिए हमें ये जो एंड फायर इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। फायर एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है। फायर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डिजिटल फेक थिंग्स विच इज आर्टिफिशियल थिंग्स। इसलिए आप देखेंगे कि 2023-24 के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बूम्ड। फायर पीरियड 9 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द माइंड। दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस, इट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द माइंड। इस समय पे आप ये भी देखेंगे कि लोगों में जिस तरीके से पहले कैंसर होता था, अब मानसिक रोग होने लगेंगे। पीरियड 9 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आईज। तो आंखों की बीमारियां, आंखों की प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत ज्यादा होने वाली है, जो कि पहले इतनी नहीं होती थी। उसी तरीके से पीरियड 9 इज ऑल्सो द एज ऑफ मिडिल एज्ड विमेन। तो आप लीडरशिप रोल्स में तैयार रहिए, ये देखने के लिए कि बहुत भारी मात्रा में विमेन जो है, मिडिल एज्ड विमेन, वो लीडरशिप रोल्स में आने वाली है, जो पहले नहीं हुआ करता था। वो परसेंटेज बहुत बढ़ने वाला है। तो ये तो जनरल ट्रेंड्स हो गए पीरियड 9 के। अब क्योंकि ये फायर एनर्जी है, चाइनीज मेटाफिजिक्स के हिसाब से फायर का जो वेल्थ होता है दैट इज मेटल, बिकॉज फायर ही मेटल को गला के उसको काम का बनाता है। अगर कोई औजार बनाना हो या प्रिसीशन मशीनरी बनानी हो, मेटल्स को आप तभी यूज में ला सकते हैं जब फायर होता है। तो जहां पे, क्योंकि ये फायर का टाइम है एंड वेल्थ इज मेटल, तो ऑब्वियसली फायर तभी, मतलब वेल्थ जनरेशन का जो एवेन्यू है वो मेटल्स ही होने वाला है। इसलिए आप देखेंगे कि 2024 के बाद से जितना रेयर अर्थ को लेके बात हो रही है, इससे पहले रेयर अर्थ मेटल्स, मेटलर्जी और माइनिंग, ये बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज है। तो आज की डेट में वो अचानक से कैसे फोकस में आए? ये 2020 में नहीं हुआ, 2015 में नहीं हुआ, 2024 के आते आते आप देखेंगे कि सडनली फोकस जो है आपका रेयर अर्थ मेटल्स पे चला गया है।
वैसे ही बहुत सारी अलग अलग चीजों में, क्योंकि मेटल्स की जो ये कह लीजिए कि उसका जो वैल्यू है वो वापस से पहचाना जा रहा है, बिकॉज वी आर लिविंग इन दोज टाइम्स। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके, कि जियो पॉलिटिकल है, युद्ध हो रहा है, ये सारी चीजें हैं, बट वाई नाउ? ये 10 साल पहले क्यों नहीं था? तो 10 साल पहले इसीलिए नहीं था क्योंकि ये पीरियड 9 है, दिस इज द एज ऑफ फायर, एंड दैट इज व्हाई मेटल्स विल बी द फोकस, मेटल्स विल बी द वेल्थ। तो मेरे लिए बहुत आसान है मेटल में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आज 10 रुपए में भी आप ईटीएफ ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की पीरियड 8 जो था पीरियड 9 के पहले, दैट वाज द एज ऑफ अर्थ, माउंटेन्स। इसलिए रियल एस्टेट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स, ये सब जो है ये सामने आए। और वो क्योंकि अर्थ का जो समय था, अर्थ का जो वेल्थ होता है वो वाटर होता है, क्योंकि पानी ही पानी को बांधता है। पानी को यूजफुल तभी, मतलब घड़े में रखते हैं तभी वो यूज में आता है, या पानी को जब तक आप अर्थ से ही बांध सकते हैं, बांध तभी बनता है। तो इसको यही समझिए कि अर्थ का जो वेल्थ था वो वाटर था। तो आपने 2008 में सिर्फ रियल एस्टेट में तेजी नहीं देखी, हमने ये भी देखा कि बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज उभरी हैं पिछले 20 साल में। 2004 से लेके 2024 तक Amazon, फेसबुक, एवरीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, क्विक कॉमर्स, ये सारी चीजें जिस तरीके से बढ़ी है, तो इन्होंने भी बहुत वेल्थ कमाया है। तो ये वेल्थ एलिमेंट को अगर आप देखेंगे, फायर तो है कि टेक में इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज सेफ बिकॉज दिस इज द फायर एलिमेंट, फायर पीरियड। दूसरा मेटल्स, बिकॉज मेटल्स इज द वेल्थ ऑफ फायर। तो इन शॉर्ट ये 20 सालों में, मतलब 2024 से 2044 तक, मैं ये देखती हूँ कि ये तेजी आने ही वाली है मेटल्स में और मेटल्स से रिलेटेड चीजों में। तो दैट्स व्हाई आई एम बुलिश ऑन मेटल। जब भी मेटल थोड़ा नीचे आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खरीद लेती हूँ। नहीं, तो जब आप मेटल्स की बात करती हैं तो पर्टिकुलरली किसकी बात कर रही हैं? गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की, एल्युमिनियम की? उस पर थोड़ा सा अपना स्पष्टीकरण दीजिए। राजीव जी, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स है। इफ आई वॉज अ कंट्री तो मेरा इन्वेस्टमेंट रेयर अर्थ में होगा, बट एज एन इंडिविजुअल मेरे आयत्ते में क्या है इन द इंडियन मार्केट, मैं क्या खरीद सकती हूँ? मैं सोना खरीद सकती हूँ, मैं चांदी खरीद सकती हूँ, मैं कमोडिटीज जिस मेटल ईटीएफ खरीद सकती हूँ, मैं कमोडिटीज जिसमें मेटल हैवी है वो खरीद सकती हूँ। तो क्योंकि मेरे आयत्ते में वही है, मतलब अगर मैं शायद निकल पे पैसा लगा सकती फॉरेन मार्केट में, मैं वहां पे भी लगाती, या कोई सिल्वर माइनिंग कंपनी में, जैसे यूएस की सिल्वर माइनिंग कंपनीज में, उसमें अगर पैसा लगा सकती तो मैं उसमें भी पैसा लगाती, बिकॉज ये मेटल्स को निकालते हैं या मेटलर्जी का काम करते हैं इस तरीके से, या प्योर मेटल पे आप इन्वेस्ट। तो मैं हर तरीके के मेटल्स पे बुलिश हूँ टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अगर देखा जाए तो मैं, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री थोड़ा नीचे जा रहा है, मैं स्टील वगैरह पे उतना ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। बट मैं आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई एम बुलिश ऑन एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे कोई भी मेटल जो सेमीकंडक्टर्स या कंप्यूटर डिवाइसेस में यूज होते हैं, ये सारे मेटल्स पे मैं बुलिश हूँ, प्लस द प्रेशियस मेटल्स। ओके, मैं आपकी जानकारी यानी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अक्टूबर के पहले पेड वीडियो में मैंने डिस्क्लोज किया था कि अमेरिका की जो सेकंड सबसे बड़ी सिल्वर माइनिंग कंपनी है, पैन अमेरिकन सिल्वर, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। और उस टाइम में कुछ $31-32 पे शेयर चल रहा था, आज $58 पे चल रहा है। तो लगभग डबल हो गया है अक्टूबर से लेके अभी तक के बीच में। दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं रात में, जो फॉरेन मार्केट के ऊपर में फोकस करेगा, और उसमें मैं बताने वाला हूं कि कहां इन्वेस्ट करने वाला हूं। ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो रहने वाला है। इसमें आपको ऐसे मैट्रिक्स और ऐसे चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी जो मुझे लगता है कि शायद आपको किसी और वीडियोस में ना मिली हो। पहली बात तो ये हुई। अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को देखना चाहता है तो आप मुझे 9860317209
जो मेरा मोबाइल नंबर है इस पे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकता है। ये वीडियो मैं आज रात में 1 बजे के आसपास बनाऊंगा, कल सुबह 11 या दोपहर के 12 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वीडियो की फीस 1,500 रुपए है। जो फीस पे करेंगे कृपया करके वही मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। दूसरी बात दोस्तों, मैंने 9 अप्रैल को एक पेड वीडियो बनाया था, आज से 6 दिन पहले। उस पेड वीडियो में मैंने 3 स्टॉक्स बताए थे। सबसे पहला पेनी स्टॉक था साधना नाइट्रोकेम, सेकंड स्टॉक था एफकॉन्स और तीसरा स्टॉक था सनफ्लैग आयरन। आपको जान के आश्चर्य होगा कि तीनों स्टॉक्स जो है 15 से 20% का रिटर्न इन्होंने 6 दिन में दे दिया है। इस 6 दिन में 2 दिन तो सैटरडे और संडे थे, यानी 4 दिन में जो है 20% के आसपास का रिटर्न मिला है। साधना में आज ऑल बायर्स था, कोई भी सेलर नहीं था। ₹1.80 का स्टॉक सीधा ₹2 पे आ गया। जो आपका एफकॉन्स है ये एक टाइम में दिन में 17% अप था, परंतु 9% अप पे जाके ये बंद हुआ है। और सनफ्लैग आयरन ने भी जबरदस्त रिटर्न दिया, ₹232 पे ये स्टॉक था जब मैंने बनाया है, और आज ये 267 के आसपास में। दोस्तों मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया है इन स्टॉक्स में, क्योंकि मैं मार्केट के ऊपर में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। तो जब इतने फास्ट यदि रिटर्न आपको मिले, बैंक में आप पैसा रखो तो आपको 1 साल में 6% ब्याज मिलता है। यहां 4 दिन पैसे रख के 20% से ज्यादा का रिटर्न मिला, तो ज्यादा लालच मुझे करना नहीं था। मैंने पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। दोस्तों मैं एक और बात बता दूं ना, प्राप्ति जी इन्वेस्टमेंट से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है ना, मैं से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं। इसीलिए जो भी स्टॉक मैं एक्सप्लेन करता हूं ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। आप कृपया करके इसको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। अगर आप पैसे बनाएंगे इस बात को सुन के, तो पैसे भी आपके, और पैसे गवाएंगे तो वो भी आपका। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार आपको बोलता हूं मैं परचेज कर रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भी परचेज करें। आप अपना रिसर्च करें, उसके बाद ही निर्णय लें। यदि आप उसके बाद भी मेरे बोले हुए बात पे अमल करते हैं तो सारा रिस्क भी आपका और रिवॉर्ड भी आपका, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये तो हुई बात जो अभी तक हो चुका है। अब मैं एक आखिरी सवाल प्राप्ति जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपको इंडियन स्टॉक मार्केट इन कंपैरिजन विद अदर ग्लोबल जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसके मुकाबले कहां दिख रहा है? क्या वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट जो है वो प्रेशर में रहेंगे? हमने देखा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट से पिछले 1.5 साल से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा निकाल निकाल के भाग रहे हैं, जा रहे हैं। और जनवरी के ही महीने में लगभग 1,10,000 करोड़ का रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई सेलिंग एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट में किया है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इस तरीके का जो प्रेशर है, जो जिस प्रेशर में इंडियन स्टॉक मार्केट आज की डेट में है, क्या वही प्रेशर एफआईआईज की तरफ से बरकरार रहेगा? क्योंकि रुपया गिर रहा है तो एफआईआईज उनका रिटर्न जो है वो बर्बाद हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम डॉलर टर्म्स में रिटर्न देखें तो पिछले 5 साल में 4 साल में एफआईआईज ने लगभग ना के बराबर इंडिया में पैसा बनाया है 2022 से लेके अभी तक। तो क्या एफआईआईज जो है वो ऐसी बिकवाली करते रहेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट बेच बेच के निकल रहे थे, उसके बाद भी हमारा मार्केट ऊपर जा रहा था, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स और जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, यानी डीआईआईज, ये पैसे डाल रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है चार्ट्स पे कि क्या वही ट्रेंड मेंटेन रहेगा कि ट्रेंड में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, या इस तरीके का ट्रेंड जो है वो चार्ट्स में नजर ही नहीं आता है? थोड़ा सा आप मुझे बताइए। राजीव जी, जहां तक ग्लोबल ट्रेंड्स की बात है, जो चार्ट रहता है ईयर का, वो तो एक ग्लोबल प्रेडिक्शन या मैक्रो प्रेडिक्शन देता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वेल्थ इस साल के चार्ट में है ही नहीं, वेल्थ एनर्जी नहीं है। अब इंडियन मार्केट्स की जहां तक बात करते हैं एज कम्पेयर टू ग्लोबल, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट्स बहुत ज्यादा सेंटिमेंट ड्रिवन होता है, थोड़ा फंडामेंटल और लॉजिक कम काम करता है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास बहुत बड़ी रिटेल पॉपुलेशन है जो कि सिप करती रहती है और
थोड़ा बहुत जो भी पैसा है वो स्टॉक मार्केट में डालती रहती है, इसलिए हम थोड़ा बचे हुए हैं। पर आप ये सोचिए कि देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो बाहर जाएंगे ही, सारे मार्केट स्ट्रेस में है, ग्लोबली सारे मार्केट स्ट्रेस में है, बट उसके बाद भी देयर आर सर्टेन मार्केट्स विच विल बी मोर ल्यूक्रेटिव देन इंडिया। एक तो डॉलर रेट्स कम होने मतलब रुपया गिरने की वजह से जो आप उसको डॉलर कन्वर्जन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू नहीं मिलता है, तो उस वजह से भी जो है रिटर्न्स इंडिया से बहुत कम मिल रहे हैं। बट अगर देखा जाए, अगर वेल्थ ही नहीं है ओवरऑल अक्रॉस द सिस्टम, अगर पैसा सूख जाए तो पैसा वहीं पे जाएगा जहां पे सबसे ज्यादा पैसा बनने की उम्मीद है, राइट? तो ये मतलब इंडिया से पैसा बाहर निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम बहुत ल्यूक्रेटिव कोई मार्केट नहीं है। बहुत ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट्स अगर अगर देखे जाए, मतलब मैं पर्सनली मैं चाइना पे बहुत बुलिश हूँ, मैं हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे बुलिश हूँ, मैं कोरियन मार्केट पे भी बहुत बुलिश हूँ। मुझे पता नहीं उसमें पैसे कैसे लगाते हैं, बट स्टिल मतलब अगर मुझसे ये पूछा जाए तो मुझे ये मार्केट ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगते हैं, क्योंकि कंपनीज या इन मार्केट्स की हेल्थ देखिए, टेक कंपनीज देखिए किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रही है। तो ये सारी इंडिया से पैसा तो डेफिनेटली निकलने वाला है, ग्लोबली स्टॉक मार्केट स्ट्रेस में रहने वाले हैं। ऐसा कोई भी स्टॉक मार्केट नहीं है जो बहुत अच्छा करेगा, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं तो पैसा लगाना है। और ये समझने की बात है कि हम वो नहीं है, ये आप शायद मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। इंडिया वो मार्केट नहीं है कि मतलब सारे दुनिया में पैसा कहीं अगर लगाना है तो मैं इंडिया में लगाऊंगी, वैसा वाला सिस्टम नहीं है। हम अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, उनके पास अगर ग्लोबल एवेन्यूज अवेलेबल है, देयर आर मोर ल्यूक्रेटिव मार्केट्स। दूसरा, अगर पैसा सूखेगा तो रिटेल इन्वेस्टर्स का भी पैसा सूखेगा। नौकरियां जा रही हैं, सैलरीज बढ़ नहीं रही है, महंगाई आपको पता है बढ़ ही रही है, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम चालू ही रहेगी, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम जारी रहेगी। ये मैंने पहले भी आपको बताया था साल के स्टार्टिंग में कि लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन ये वो लेके बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, और वो प्रॉब्लम्स आज भी चल रही है। तो ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, तो आपके पास वो जो एक्स्ट्रा पैसा जो थोड़ा बहुत रहता था जिसमें आप इन्वेस्ट कर देते थे, वो पैसा भी तो कम हो रहा है। पहले अगर 5,000 होता था तो वो 2,000 हो गया, तो ये पैसा भी कम हो रहा है। तो मैं तो स्टॉक मार्केट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में देखूंगी। और दूसरा है कि मैं 2027 के लिए आपको बता दूं, मेजर प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट्स, अच्छा खासा प्रॉब्लम में आने वाले हैं 2027 के पहले। मतलब मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे ऐसे मैनेज करूंगी कि वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल जगहों पे ना रहे, एंड इसलिए मुझे वो मेटल्स सेफ लगते हैं। 2027 में स्टॉक मार्केट्स आज जितने स्ट्रेस में उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। तो स्टॉक मार्केट्स के गिरने की पूरी पूरी संभावना है इंडिया में भी। आप कितना भी पैसा लगा लो, एक तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, रिटेल के पास पैसा कम हो रहा है, तो कितने दिन तक ये टिकने वाला है मुझे नहीं मालूम, पर मुझे तो आसार दिख रहे हैं कि ये नीचे ही जाने वाला है, स्पेशली जून जुलाई। जून और जुलाई आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेसफुल। थैंक यू प्राप्ति जी, और आपने सही याद दिलाया। प्राप्ति जी ने एक और भविष्यवाणी की थी 28 दिसंबर 2025 में कि लॉजिस्टिक सेक्टर्स, खास तौर पे सी और शिपमेंट्स जो हैं, सी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से जो व्यापार होता है उस पर बहुत स्ट्रेस आएगा। तब तक दूर दूर तक कहीं भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान इजराइल अमेरिका वॉर की संभावना ये कतई नहीं थी, कहीं नहीं थी। तो प्राप्ति जी फुल किडोस, आपने बहुत ही अच्छा जो है आपने प्रिडिक्शन लगाया, और आपने उसी टाइम कहा था कि आप ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से 1 मील की दूरी बना के रखेंगी, काफी जो है दूरी रखेंगी, बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगी। आप लोग जाके देखिए वो वीडियो, 10 दिन पहले ही मैंने रिलीज किया है, और देखिए 28 दिसंबर को क्या क्या प्राप्ति जी ने कहा है, और ऑलमोस्ट वो सारी चीजें सही साबित हुई हैं। और आप में से ही कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए प्राप्ति जी आपको फिर से आज हमने तकलीफ दी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, और करंट अनप्लग बाय राजीव के दर्शकों के लिए आपने काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक बातें की। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।